नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड, हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के जो वन लाइनर क्वेश्चन है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, उनको कवर कर रहे थे और उनके जो अतिरिक्त थे उनको पढ़ रहे थे। आज हम लेकर आए हैं उसका अगला पार्ट, जिसमें हम उत्तराखंड की जो मिट्टी है, कृषि है, पशुपालन या फिर सिंचाई है, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं, क्या क्या राज्य सरकार ने इनको विकसित किया है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। इससे पहले जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ लीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और इससे पहले कि जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, प्रदेश में प्रथम द्वितीय कृषि नीति कब जारी हुई। देखिए फ्रेंड, राज्य में पहली कृषि नीति 2011-12 में जारी हुई थी और दूसरी कब हुई थी, 2018 में। ये आपको याद रखना है। जबकि अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन 2001 में, दूसरा 2018 में और तीसरी 2023 में। आपको याद रखना है, 3 है पर्यटन के लिए और कृषि के लिए 2 हैं, 2011-12 और 2018। अगला पॉइंट है, प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग हैं, यानी कि कृषक और कृषक श्रमिक दोनों, तो कितने हैं। तो टोटल जनसंख्या का 12.81 ये किस में है, कृषि से जुड़े लोग हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें कि कृषि से जुड़े लोग किस में, कुल जनसंख्या में, तो तब तो हो जाएगा 12.81। अगर बात करें कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग, तो तब कितना होगा, 33.38। ये आपको याद रखना है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, टोटल में से है, ये कार्यशील जनसंख्या में से है, यानी कि जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें से कितने लोग कृषि में काम कर रहे हैं, तो ये सब में से है, ये कार्यशील में से है। तो कार्यशील में से 33.38 और टोटल में से 12.81, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें राज्य में कुल भू क्षेत्र, पर्वतीय कितना है, तो 86.07 है और मैदानी कितना है, 13.93 है। अगर बात करें तो मैदानी 2 जिले हैं, एक तो हरिद्वार है, दूसरा यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। और पर्वतीय जिले कितने हैं, 11 हैं और मैदानी 2 है। और पर्वतीय भाग 86.07 है और मैदानी भाग 13.93 है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो ये क्यों संचालित है, तो किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये पेंशन देती है। कौन सी योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत होती है। तो ये आपको याद रखना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना राज्य में कब से संचालित है, तो 1 दिसंबर 2018 से। इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये जीविका के रूप में देना। अगला है मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, तो ये कब से चलाई जा रही है, तो 2020-21 से, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं इनके द्वारा ये चलाई गई है। ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे जो उत्तराखंड की मिट्टी है, कितने टाइप की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी कहाँ है, किस में किस खनिज की अधिकता है, किस खनिज की कमी है, तो इस टाइप से हम इनको पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण एवं पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो ग्राम्य योजना। देखिए फ्रेंड, कभी कभी ग्राम्य योजना कैसे पूछता है कि ग्राम्य योजना का संबंध किससे है, तो वो हो जाएगा जलागम विकास से। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो भूस्खलन आता है या फिर जो पर्यावरण में नुकसान होता है उसको रोकने के लिए कौन सी योजना चलाएगी, तो उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना, जिसको कहते हैं ग्राम्य योजना। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें राज्य में मिट्टियों की, तो मिट्टी कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से तराई में तराई मृदा, यानी भाबर में भाबर मिट्टी, टर्शियरी मिट्टी है ना, जो शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है। क्वार्ज मिट्टी है, ज्वालामुखी मिट्टी जो भीमताल नैनीताल में पाई जाती है। दोमट मिट्टी जो दून क्षेत्र और शिवालिक में पाई जाती है ना। भूरी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है और भस्मी मिट्टी है। इस टाइप की जो मिट्टी है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। तो किस मिट्टी का कौन सा प्रयोग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे भाबर क्षेत्र की मिट्टी। तो भाबर क्षेत्र की मिट्टी है किस टाइप की है, तो मोटे बालुओं से निर्मित है, जिसमें कंकड़ पत्थरों की अधिकता है। देखिए फ्रेंड, भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं, तराई से ठीक ऊपर वाला क्षेत्र जहाँ कंकड़ पत्थर अधिक है ना, कंकड़ पत्थर अधिक है, तो वो क्षेत्र क्या है, भाबर क्षेत्र। तो कंकड़ पत्थर है तो मिट्टी में होंगे, मोटे बालुओं के पत्थर होंगे, है ना। तो ये कौन सी मिट्टी है, भाबर मिट्टी। बात करें तराई क्षेत्र की मिट्टी, तो ये महीन कणों वाली तथा भाबर एवं शिवालिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है। यानी कि जो भाबर और शिवालिक क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है तो इससे अच्छी मानी गई है कौन सी, तराई क्षेत्र की मिट्टी, इसलिए वहाँ फसल अच्छी होती है। ये आपको याद रखना है। और इस मिट्टी की एक विशेषता भी है, तो इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि तराई क्षेत्र की मिट्टी में किस खनिज की कमी पाई जाती है, तो एक तो नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस। अगर हम बात करें टर्शियरी प्रकार की मिट्टी, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून क्षेत्र में। देखिए बहन, हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और
जो सबसे नीचे वाला ये क्या है, शिवालिक है। और शिवालिक तथा जो दून क्षेत्र है वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, टर्शियरी प्रकार की मिट्टी। अगर प्रश्न आया कि टर्शियरी प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, शिवालिक पहाड़ी तथा दून क्षेत्र में, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है ज्वालामुखी एवं क्वार्ज मृदा। देखिए फ्रेंड, ज्वालामुखी मिट्टी क्या होती है, जो मिट्टी ज्वालामुखी उद्वेलन से निर्मित हुई है, तो वो कहाँ पाई जाती है, राज्य में केवल भीमताल में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। और भीमताल कहाँ है, नैनीताल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें दोमट मिट्टी, तो दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो शिवालिक के निचले ढालों एवं दून घाटियों में। जो दून घाटी है और शिवालिक का निचला ढाल है ना, ये पर्वत का जो निचला ढाल है, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मृदा। और कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जो अपरिपक्व है, यानी कि पकी हुई नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उच्च पर्वतीय छिछली मृदा। तो प्रश्न आएगा कि उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली मिट्टी क्या कहलाती है, तो उच्च पर्वतीय छिछली मृदा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और पहाड़ी ढालों में या पहाड़ियों के किनारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मृदा पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, चक्राता हो गया, है ना, जहाँ चूने के भंडार हैं, और बलुआ पत्थर है, जहाँ सैल तथा डोलोमाइट की चट्टानें हैं, तो कौन सी मिट्टी होती है, भूरी, लाल तथा पीली मिट्टी। क्यों होती है, क्योंकि जो खनिज हैं इन्हीं चट्टानों से पाए जाते हैं, है ना, इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं, उन्हीं खनिजों के कारण इसका रंग अलग होता है, कहीं भूरा होता है, कहीं लाल होता है, कहीं पीला होता है, इस टाइप से। और ये मिट्टी क्या होती है, आर्द्रता ग्राही, यानी कि सबसे ज़्यादा नमी सोखने की इसमें क्षमता होती है, जिस कारण ये उपजाऊ होती है। जो ज़्यादा पानी सोखेगी उपजाऊ भी ज़्यादा होगी, है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला है घास के मैदानों। घास के मैदान किसे कहते हैं, तो जो बुग्याल होते हैं, मीडो होते हैं, पयार होते हैं, है ना, पयार, तो ये सारे क्या है, घास के मैदान है। तो इनके जो निचले भाग हैं, जहाँ ये बुग्याल हैं, इनका जो निचला वाला भाग है, जहाँ जंगल है, तो वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उप पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अगला है सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि पाई जाती है। अगर कृषि भूमि को देखें तो एक तो तालाब है, दूसरी उपराऊ है, तीसरी इजरान है। तालाब किसे कहते हैं, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर हो, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। जहाँ थोड़ा कम हो और उससे निम्न कोटि की इजरान हो गया, है ना, इजरान जो पथरीली भूमि होती है ना, खराब भूमि होती है। तो 3 टाइप की है। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो एक पहला तो उत्तरकाशी है और सबसे कम हरिद्वार है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, पूछ क्या रहा है, वन पूछ रहा है या जमीन पूछ रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि वन भूमि क्षेत्रफल, यानी कि ऐसे क्षेत्र या ऐसे जिले जहाँ वन भूमि ज़्यादा है, और ऐसा जिला जहाँ वन भूमि सबसे कम है, ना कि वन पूछ रहा है। अगर वन पूछता तो तब पौड़ी होता और सबसे कम उधम सिंह नगर होता। यहाँ पर पूछ रहा है वन भूमि क्षेत्रफल, तो वन भूमि में कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो जंगली भूमि है उत्तरकाशी के पास है, और सबसे कम हरिद्वार के पास है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला है राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाले जिले, पहला तो चमोली है, दूसरा नैनीताल है। देखिए फ्रेंड, ऊसर भूमि होता क्या है, यानी कि ऐसा जमीन या ऐसी भूमि जहाँ खेती अच्छी नहीं होती है, जो अनउपजाऊ जमीन है, अनउपजाऊ, है ना, जहाँ खेती अच्छी नहीं होती है, तो उसको किस में रखा गया है, ऊसर भूमि। तो सबसे ज़्यादा ऊसर भूमि चमोली पे है, सबसे ज़्यादा सबसे कम नैनीताल पे है। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे उपजाऊ भूमि कहाँ है, तो वो नैनीताल हो जाएगा, और सबसे कम उपजाऊ भूमि कहाँ है, तो वो चमोली हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा ना, ऊसर में ये पहला है तो उपजाऊ में सबसे कम होगा, ऊसर में ये सबसे लास्ट है तो उपजाऊ में पहला हो जाएगा। इस टाइप से आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम प्रति भूमि। देखिए फ्रेंड, प्रति भूमि होता क्या है, मान लिया जाए इस साल हमने खेती की और इसको 4 साल के लिए छोड़ दिया, फिर आए, फिर यहाँ पर खेती कर दी, फिर छोड़ दिया, फिर 5 साल बाद इस पर खेती कर दी, तो ये क्या है, प्रति भूमि। तो इसमें सबसे ज़्यादा पौड़ी है और सबसे कम रुद्रप्रयाग है, ये आपको याद रखना है। प्रति भूमि में पौड़ी पहला है और सबसे कम रुद्रप्रयाग है। अगला है राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाले जिले, यानी कि ऐसे जिले जहाँ चारागाह की भूमि ज़्यादा है, तो कौन सा है, चमोली में सबसे ज़्यादा चारागाह है और सबसे कम टिहरी के अंदर हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले, यानी कि जहाँ प्योर खेती की जाती है, एक फसल के साथ दूसरी फसल नहीं बोई जाती है, एक टाइम पे एक ही फसल, तो उसमें कौन सा है, उधम सिंह नगर पहला है और सबसे कम चंपावत है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर जो भूमि बंदोबस्त हुए हैं। देखिए फ्रेंड, कुनिन थे, कतुरी थे, बाद में चंद आए, पंवार आए, इन्होंने भी समय समय पर भूमि बंदोबस्त किए, है ना। इस टाइप से जमीन
के लिए हमेशा से विवाद रहा है। तो ये चीज़ें एग्जाम में बहुत सारी पूछता है। फिर गोरखा आए, उन्होंने भूमि बंदोबस्त चलाए, टिहरी के अंदर भूमि बंदोबस्त हुए। अंग्रेज आए, उन्होंने भी अच्छे तरीके से, नए तरीके से भूमि बंदोबस्त किए। तो अंग्रेजों के जो भूमि बंदोबस्त हैं वो बहुत बार एग्जाम में आते हैं, क्योंकि उसी पर भारत सरकार ने भी उसी बेस को अपनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल भूमि बंदोबस्त हुए। देखिए फ्रेंड, इसका कहने का अर्थ है कि स्वतंत्रता पूर्व यानी कि 1947 से पहले और ब्रिटिश काल यानी कि 1815 में, यहाँ पर 1815 तक गोरखों का शासन रहा है, सभी लोग जानते हैं। और 1815 में होता क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यानी कि अंग्रेज हैं, वो गोरखों को यहाँ से भगा देते हैं, परास्त करते हैं। और 1947 जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ है, उस बीच उत्तराखंड में टोटल 11 भूमि बंदोबस्त होते हैं। ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश काल में कितने हुए, तो 11 हुए, जिसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे जो पहला भूमि बंदोबस्त है, तो वो था 1 साल, यानी कि 1 साल के लिए था। इसकी जो ड्यूरेशन थी, टाइम ड्यूरेशन 1 साल, अवधि 1 साल थी। ये कराया किसने था और कब हुआ था, तो सबसे पहले तो ये 1815 में कराया गया था। जैसे ही अल्मोड़ा पर कब्जा होगा, कुमाऊं पर कब्जा होगा, तो सबसे पहले कुमाऊं में जो कमिश्नर बनाए जाते हैं, एडवर्ड गार्डनर, गार्डनर, तो ये क्या करवाते हैं, ट्रेल को बोलते हैं कि आप क्या करो, मेरी सहायता करो और यहाँ भूमि बंदोबस्त कराया जाए। तो ट्रेल की सहायता से कौन करता है, गार्डनर। और कब करते हैं, 1815 में। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश काल में पहला त्रिसाला यानी कि पहला 3 साला भूमि बंदोबस्त, जो 3 साल के लिए था। अभी हमने 1 साला पढ़ा है, अब कितना है, 3 साल के लिए। तो ये कराया गया था 1817 में, विलियम ट्रेल। देखिए फ्रेंड, 1815 और 16 के बीच, 15 और 16 के बीच मात्र 9 महीने के लिए जो गार्डनर हैं वो कुमाऊं कमिश्नर रहते हैं। बाद में इनको नेपाल दरबार में भेज दिया जाता है। जब नेपाल के साथ संधि होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो यहाँ का रेजिडेंट के रूप में नेपाल दरबार में किसको भेजते हैं, गार्डनर को। तो यहाँ का कमिश्नर का जो पद खाली हो जाता है, इसको बनाया जाता है जो इनका डिप्टी कमिश्नर था। कौन था, सहायक विलियम ट्रेल। तो ये कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर है। प्रश्न आएगा कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर कौन है, तो विलियम ट्रेल है। इन्हीं के द्वारा कुमाऊं में 1817 में पहला 3 साला भूमि बंदोबस्त करवाया गया। तो किसने कराया, ट्रेल ने कराया। कब कराया, तो 1817 में कराया। देखिए फ्रेंड, ट्रेल का जो टाइम पीरियड कितना है, 1816 से लेकर 35। इस बीच ये कुमाऊं के अंदर 7 भूमि बंदोबस्त कराता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रेल ने कुमाऊं में कितने भूमि बंदोबस्त करवाए, तो 7 करवाए हैं, है ना। तो पहला त्रिसाला कब कराते हैं, 1817 में, यानी कि कुमाऊं के अंदर ये पहला भूमि बंदोबस्त कब करते हैं, 1817 में। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश काल में पहला पंचसाला यानी कि 5 साल के लिए, और उपनाम इसका क्या है, 80 साला भूमि बंदोबस्त कब कराया गया, किसने किया, तो 1823 में विलियम ट्रेल ने किया। जैसे मैंने बताया था 7 किए हैं, पहला 1817 में, दूसरा 1823 के अंदर। ये एक पंचसाला था यानी कि 5 साल के लिए था। उपनाम 80 साला। देखिए फ्रेंड, पहले सम्मत चलता था, सम्मत के आधार पर काम होता था, तो सम्मत था 1880, तो इस कारण इसको 80 साला कहते हैं। और 5 साल के लिए हुआ था तो पंचसाला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश काल में पहला 20 साला। अब आइए 20 साला भूमि बंदोबस्त ये कब कराया गया, तो 1840 में लुसिंगटन के नेतृत्व में किया गया था ये। और किया किसने था, बेटन ने किया था, बेटन। ये आपको याद रखना है। ये 8वें नंबर का था। कौन से नंबर का था, 8वें नंबर का था। देखिए फ्रेंड, 1840 में कमिश्नर बनते हैं लुसिंगटन। इनका जो टाइम पीरियड है 1836 से लेकर 46, इस बीच कमिश्नर कौन है, लुसिंगटन है। और इन्हीं के नेतृत्व में 1840 में एक भूमि बंदोबस्त होता है जो 20 साल के लिए था, जिसको कहते हैं 20 साला भूमि बंदोबस्त। और किसके नेतृत्व में होता है, तो लुसिंगटन के नेतृत्व में होता है। करता कौन है, तो वो करता है बेटन, जॉन हेलिट बेटन, जो बाद में इसके बाद कमिश्नर बनते हैं, तो वो करते हैं इस भूमि बंदोबस्त को। ये आपको याद रखना है। अगला है, ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि 9वें नंबर का भूमि बंदोबस्त था। सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये 1863 से लेकर 73 के बीच हुआ। दूसरा, ये दूसरा 20 साला भूमि बंदोबस्त था। तीसरा, ये वैज्ञानिक विधि से किया गया था। वैज्ञानिक तरीके से कौन सा कराया गया था, तो 9वां भूमि बंदोबस्त। और किया किसने था, तो ये किया था विकेट ने या फिर बिकेट ने, विकेट ने किया था। और किसके समय किया था, कमिश्नर कौन थे, तो हेनरी रैमजे। देखिए फ्रेंड, जो हेनरी रैमजे है उनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1856 से लेकर 84, 28 साल ये कुमाऊं में कमिश्नर के पद पर काम करते हैं। इसी बीच होता है 1863 से लेकर 73 के बीच ये भूमि बंदोबस्त। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, बिकेट ने इस बंदोबस्त को कराया है, जिस कारण इसको कहते हैं बिकेट बंदोबस्त। ये भी आपको याद रखना है। इसकी एक और विशेषता है, इसमें भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया। तो 5 वर्ग कौन कौन से थे, एक तो था तलाऊ, जहां सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो, तलाऊ। दूसरा था उपराऊ, जहां इससे थोड़ा कम हो, उपराऊ। तीसरा था उपराऊ दोयम, उपराऊ दोयम। उपराऊ अब्बल, उपराऊ अब्बल। इजरान, इजरान था, है ना। खिल था, खिल्या
कंटीली भूमि, इस टाइप से 5 थे, ये आपको याद रखने हैं। और इसकी जो विशेषता है वैज्ञानिक तरीके से ये कराया गया था। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हमने जो पढ़ा है ब्रिटिश काल का जो संगठन के समय हुआ है, ये 8वें नंबर का था और इसकी विशेषता थी खसरा सर्वेक्षण। खसरा, जो खसरा होता है ना, खसरे की नाप होती है, तो वो इसी समय लिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है ब्रिटिश काल का अंतिम और 11वें नंबर का जो भूमि बंदोबस्त था, तो वो कब कराया गया था? 1928 में कराया गया था। इसकी जो विशेषता थी, ये केवल गढ़वाल में कराया गया था और किसने किया था? इबर्सन ने किया था। और इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे तो कौन थे? एनसी स्टाइफ या स्टीफ, जो भी कहना है, एनसी स्टाइफ, तो ये कुमाऊं कमिश्नर थे, ये भी आपको याद रखना है कि ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? तो 1928 में कराया गया था। किसने किया था? तो इबर्सन ने किया था। कहाँ पर हुआ था? तो केवल गढ़वाल के अंदर हुआ था। तो कमिश्नर कौन थे? एनसी स्टाइफ। कमिश्नर इबर्सन नहीं थे, इन्होंने किया था। कमिश्नर कौन थे? एनसी स्टाइफ। 11वें नंबर का और अंतिम था, ये आपको याद रखना है। अगला है स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त। देखिए फ्रेंड, जैसे ही देश आज़ाद होगा तो 1960 से 64 के बीच भूमि बंदोबस्त कराया जाएगा। और इसकी विशेषता क्या थी कि ऐसे किसान जिनके पास 3/1/8 एकड़ तक की जमीन थी, उनको भू राजस्व से, यानी कि जो टैक्स था उससे मुक्त कर दिया गया था, उससे छूट दी गई थी, है ना, उनको टैक्स नहीं देना था। और जिनके पास इससे ज़्यादा ज़मीन थी उनको टैक्स में शामिल कर दिया गया था। तो इसको याद रखना है कि 1960 से लेकर 64 के मध्य जो भूमि बंदोबस्त हुआ, उसमें कितने एकड़ तक के जमीन वाले किसानों को भू राजस्व से मुक्त कर दिया गया था? तो 3/1/8 एकड़ तक के किसानों को, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है वर्तमान में चलाई जा रही है तो स्वैच्छिक चकबंदी, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, राज्य गठन के ठीक पूर्व सक्रिय जोतें कितनी थी? 9.26 लाख थी। लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की दर अधिक होने के कारण सक्रिय जोतें धीरे धीरे घट रही हैं। बिल्कुल सही बात है, घट रही हैं। देखिए फ्रेंड, कहने का अर्थ ये है कि मान लिया जाए पहले इतने किसान थे, ये क्या कर रहे थे? खेती कर रहे थे। बाद में क्या हुआ? इनमें से इतने किसान या इनके बच्चे, इन्होंने खेती करना छोड़ दिया और रोजगार की तलाश में बाहर चले गए, यानी कि अपनी खेती छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले गए। अब पहले सक्रिय जोतें कितनी थी? इतने लोग कर रहे थे, अब इतने कम हो गए, कितने बच गए? अब इतने ही बच गए। तो ये क्या हो गया? घट गए हैं, है ना, ये घट गए हैं, पहले की अपेक्षा घट गए हैं। तो यही चीज़ हो रही है, पहले कितने थे? 9.26 लाख, अब घट रहे हैं। अब आइए एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, ये होता क्या है? जो इनमें से रोजगार की तलाश में दूसरे शहर चले गए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। ये आपको याद रखना है, इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेतों को परती छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाने वाले को क्या कहते हैं? तो जैसे मैंने बताया एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। अभी क्या हो गया? जैसे इतने लोग थे, इनमें से 20 लोग बाहर चले गए, तो यहाँ कमी होगी, तो ये बाहर जाने वाले लोग क्या है? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। अगला है कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार कितना था? तो कितना था? 0.89। देखिए फ्रेंड, आपको ये याद रखना है 2010-11 के अनुसार औसत जोत कितनी थी? तो 0.89। और जब दूसरी कृषि जनगणना हुई तो वो कब हुई? 2015-16 में। उसके अनुसार जो जोतें थी उनका औसत आकार घट गया है, यानी कि और लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। अब कितने हेक्टेयर पर होती है? 0.85 हेक्टेयर पर खेती की जाती है। तो पहले कितना था? 0.89। अब कितना है? 0.85। ये आपको याद रखना है, ये 2011-12 के अकॉर्डिंग है और ये 2015-16 के अकॉर्डिंग है। आपको याद रखना है, अंतर पूछेगा तो ये माइनस कर देना है, 4 का अंतर है तो 0.4 की कमी आई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। देखिए फ्रेंड, इनके लिए राज्य सरकार ने देवभूमि नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसका लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि जो राज्य के भू अभिलेख हैं, भूमि से संबंधित जो दस्तावेज हैं, उनको ऑनलाइन दर्शाने के लिए और ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर जारी किया? तो देवभूमि सॉफ्टवेयर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पारंपरिक स्थानीय भूमि पैमाने हैं। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के कल्चर में या फिर पुराने जो भूमि पैमाने हैं, ये 2 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो नाली, दूसरी मुट्ठी। अगर हम बात करें, एक नाली में 16 मुट्ठी होती है, 16 मुट्ठी, है ना। एक नाली में वर्ग मीटर में बात करें कि कितनी जमीन होती है, तो 200 वर्ग मीटर, ये भी आपको याद रखना है। या 16 मुट्ठी में 200 वर्ग मीटर जमीन होती है, 200 वर्ग मीटर, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना है। और आज का लास्ट पॉइंट है राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब से चलाई जा रही है? तो ये 2015-16 से चलाई जा रही है। तो फ्रेंड, ये थे, इसमें हमने इसको समझाने की कोशिश की है जितने भी हो सके हैं। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, है ना। जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।